टाइटैनिक, ये नाम सुनते ही दो चीजें जहन में आती हैं, बेमिसाल शान और एक भयानक हादसा। आज हम इस कहानी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे एक जहाज जिसके बारे में दावा था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता, अपने पहले ही सफर में अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में खो गया। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की दास्तान नहीं है, बल्कि ये इंसानी गुरूर, लापरवाही और गलतियों की एक लंबी कड़ी की कहानी है। ये जहाज डूब नहीं सकता। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस दौर का गुरूर था, एक अटूट विश्वास। टाइटैनिक को इंसानी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा था, एक ऐसी ताकत जिसके आगे शायद कुदरत भी हार मान लेगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तो सवाल ये है कि आखिर ये ना डूबने वाले जहाज का टैग आया कहाँ से? ऐसा क्या खास था इसमें? देखिए, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो अपने वक्त का एक अजूबा था। सच में समंदर पर तैरता हुआ एक आलीशान महल, जो टेक्नोलॉजी और लग्जरी का बेजोड़ नमूना था। शुरुआत करते हैं इसकी लागत से। इसे बनाने में उस वक्त लगे थे $7.5 मिलियन। अब आपको लगेगा ये उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम बनती है $400 मिलियन, यानी लगभग 3,300 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, एक जहाज पर इतना बड़ा सरमाया, साफ है कि इस पर कितना बड़ा दांव लगा हुआ था। और साइज, इसका साइज तो कमाल का था। टाइटैनिक 269 मीटर लंबा था। अंदाजा लगाने के लिए मान लीजिए कि आपने 3 फुटबॉल फील्ड्स को एक के बाद एक जोड़ दिया हो। इतना विशाल, ये उस जमाने का सबसे बड़ा मैन मेड मूविंग ऑब्जेक्ट था। इसे बनाया ही गया था समंदर पर राज करने के लिए। इस जहाज के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए तो ये समंदर पर तैरता एक 5 स्टार होटल ही था। आप सोचिए, उस जमाने में एक जहाज पर हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ्स, जिम्नेजियम, स्क्वॉश कोर्ट्स, यहाँ तक कि 4 रेस्टोरेंट्स और 2 बार्बर शॉप्स भी थे। एक पूरी लाइब्रेरी थी, मतलब हर ऐशो आराम मौजूद था। लेकिन ये सब तो लग्जरी की बात हुई। इसके अनसिंकेबल होने के दावे के पीछे साइंस क्या था? वजह थी इसकी खास डिजाइन। इसमें 2 चीजें अहम थी। एक तो इसका डबल बॉटम हल, यानी 2 तह वाला तला, और दूसरा 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स, मतलब जहाज के नीचे के हिस्से को 16 अलग अलग डिब्बों में बांट दिया गया था। थ्योरी ये थी कि अगर किसी वजह से 4 डिब्बों में पानी भर भी जाए, तब भी जहाज आराम से तैरता रहेगा। कागज पर तो ये प्लान बिल्कुल फूल प्रूफ लग रहा था, बिल्कुल अचूक। तो जहाज तैयार था, शान और शौकत से भरा और ना डूबने की गारंटी के साथ। अब शुरू होती है वो पहली और आखिरी यात्रा, जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। यहाँ से कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू होता है। एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जो टाइटैनिक को सीधे उसकी तबाही की तरफ ले जा रहे थे। देखिए, इस जहाज पर सिर्फ लोग सवार नहीं थे, उम्मीदें भी सवार थीं। एक प्रेशर था कि पहली ही यात्रा में एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया जाए। 6 दिन में सफर पूरा करना था। ऐसा माना जाता है कि व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस इसमे, जो खुद जहाज पर थे, उन्होंने ही कैप्टन पर इसके लिए दबाव बनाया। और शायद यही वो पहली गलती थी जहां पब्लिसिटी को सेफ्टी से ऊपर रखा गया। और फिर आई वो रात, 14 अप्रैल 1912। दिन में ही बर्फ की चट्टानों की वार्निंग्स मिलनी शुरू हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन स्मिथ ने एक वार्निंग व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन इसमे को दिखाई भी, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। रात 9 बजे तक टेम्परेचर काफी गिर चुका था, लेकिन जहाज वो अभी अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। और ठीक 11:39 पर अंधेरी बिना चांद की रात में लुकआउट पर खड़े फ्रेडरिक फ्लीट ने वो देखा जिसका सबको डर था, एक विशाल आइसबर्ग ठीक सामने। 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक उस आइसबर्ग से जा टकराया। तो टक्कर हो चुकी थी। अब आगे क्या हुआ? चलिए इस हादसे के एनाटॉमी को समझते हैं। यहाँ से शुरू होता है वो दौर जहाँ पल भर में ना डूबने वाले जहाज का विश्वास चकनाचूर हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइसबर्ग ने जहाज में कोई बड़ा सा सुराख नहीं किया, बल्कि वो साइड से रगड़ता हुआ निकल गया, जिसने हल में कई जगह दरारें डाल दी। और इससे हुआ ये कि टाइटैनिक के 16 में से 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी तेजी से भरने लगा। याद है डिजाइन कितने डिब्बों को झेल सकता था? सिर्फ 4। लेकिन यहाँ तो 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था, यानी गेम ओवर। जहाज का डूबना अब बस वक्त की बात थी। तो ये एक तरह से 2 बड़ी गलतियों का कॉकटेल था। एक तरफ डिजाइन की कमी और दूसरी तरफ इंसानी भूल।
डिजाइन की कमी ये थी कि जहाज का डबल बॉटम हल साइड की टक्कर झेलने के लिए नहीं बना था। वो बेकार साबित हुआ। और इंसानी भूल, कहा जाता है कि आखिरी पलों में घबराहट में स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचिंस ने जहाज को आइसबर्ग से दूर ले जाने के बजाय उसकी तरफ मोड़ दिया। ये एक ऐसी भूल थी जिसने शायद बचने का आखिरी मौका भी छीन लिया। और इस सच्चाई को सबसे पहले जिसने समझा वो थे जहाज के अपने आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज। टक्कर के कुछ ही मिनट बाद उन्होंने डैमेज का हिसाब लगाया और उन्हें साफ पता चल गया कि उनका बनाया न डूबने वाला जहाज अब डूबने वाला है। सोचिए उस आदमी के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा जिसने इसे डिजाइन किया था, और बाकी सब के लिए ये तो विश्वास से परे था। जहाज तो डूब रहा था, ये तय हो चुका था, लेकिन क्या लोगों को बचाया जा सकता था? अफसोस, यहाँ से एक और गलतियों का सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस हादसे को एक भयानक ट्रेजेडी बना दिया। तो क्या ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे रोका जा सकता था? देखते हैं। सबसे पहले और सबसे हैरान करने वाली बात, जहाज पर सवार थे लगभग 2200 लोग, क्रू और यात्री मिलाकर, और लाइफ बोट्स में जगह सिर्फ 1200 लोगों के लिए, मतलब आधे से थोड़े ज्यादा लोगों के लिए ही बचने का सामान था। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त के कानून के हिसाब से ये सही था, लेकिन इंसानियत के नजरिए से ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी। और इस कमी ने अफरा तफरी को और बढ़ा दिया। एक तो हादसे से ठीक उसी दिन एक जरूरी सेफ्टी ड्रिल कैंसिल कर दी गई थी। लोगों को पता ही नहीं था कि करना क्या है। ऊपर से शुरुआत में तो कई यात्रियों ने लाइफ बोट्स में जाने से ही मना कर दिया। उन्हें अब भी लग रहा था कि टाइटैनिक थोड़ी डूब सकता है। नतीजा, पहली लाइफ बोट जिसमें 65 लोग आ सकते थे, वो सिर्फ 28 लोगों के साथ पानी में उतारी गई। और फिर सुबह 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूटा और समंदर में समा गया। अपने पीछे छोड़ गया 1500 लोगों को उस -2 डिग्री सेल्सियस के पानी में। और सबसे दुख की बात यह है कि मदद नजदीक थी, बहुत नजदीक। 2 जहाज आसपास थे। एक था RMS कार्पेथिया, उसने टाइटैनिक का SOS सिग्नल सुना और वो 107 किलोमीटर दूर से बर्फ के खेत से गुजरते हुए मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उसे पहुंचने में 1 घंटा लेट हो गया। और दूसरा था SS कैलिफोर्नियन, वो तो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, इतना पास कि उसके क्रू ने टाइटैनिक से छोड़े गए डिस्ट्रेस रॉकेट्स देखे भी, लेकिन उसके कैप्टन को लगा कि ये किसी पार्टी की आतिशबाजी है। उनका रेडियो भी बंद था। बस एक गलत अंदाजा और सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थी। तो साफ है कि ये ट्रेजेडी किसी एक इंसान की गलती का नतीजा नहीं थी। ये कमांड फेलियर की एक पूरी चेन थी। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिन्होंने वार्निंग्स को नजरअंदाज किया, व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस इज़्मे, जिन्होंने स्पीड को सेफ्टी पर तरजीह दी, स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचिंस, जो आखिरी वक्त में घबरा गए, और SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड, जिन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल्स देखकर भी कुछ नहीं किया। सभी इस हादसे के जिम्मेदार थे। लेकिन हर बड़ी ट्रेजेडी अपने पीछे कुछ सबक छोड़ जाती है। तो इस हादसे से दुनिया ने क्या सीखा? चलिए टाइटैनिक की इस विरासत पर एक नजर डालते हैं। इस हादसे ने समुद्री सफर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस हादसे ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया और इसके बाद बड़े बदलाव आए। सबसे पहला, 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाई गई, जिसका काम है नॉर्थ अटलांटिक के आइसबर्ग्स पर नजर रखना। ये आज भी काम कर रही है। फिर सोलास ट्रीटी साइन हुई, यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इसने पूरी दुनिया के लिए समुद्री सुरक्षा के नए स्टैंडर्ड बनाए। और सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव, अब कानून बना दिया गया कि हर जहाज पर हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट में जगह होनी ही चाहिए। ये वो नियम है जिन्हें 1550 से ज्यादा जिंदगियों की कीमत पर लिखा गया। सालों तक टाइटैनिक एक कहानी बनकर रह गया। फिर हादसे के 70 से भी ज्यादा साल बाद 1985 में इसका मलबा मिला, समंदर की सतह से लगभग 3.8 किलोमीटर नीचे। इस खोज ने इस पूरी कहानी में लोगों की दिलचस्पी को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन आज समंदर के नीचे पड़ा वो मलबा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बैक्टीरिया उसके लोहे के ढांचे को तेजी से खा रहे हैं। अनुमान है कि साल 2030 तक टाइटैनिक के मलबे का शायद ही कुछ हिस्सा बचे। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, जब किसी चीज का भौतिक अस्तित्व मिट जाता है तो उसकी विरासत, उसकी यादें, वो कैसे जिंदा रहती हैं?